जय हिंद साथियों। गुण क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। आज क्लास 12th के लिए हिंदी अनिवार्य से संबंधित आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के समावेश को लेकर उपस्थित हुआ हूं। उसी के साथ प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे कुछ पंक्तियां अर्ज करना चाहता हूं कि हिंदी जन जन की भाषा है हिंदी और सभी विषयों की आशा है हिंदी। तो आप बोर्ड परीक्षा में जितने भी आपके विषय हैं उसमें हिंदी एक महत्वपूर्ण अंक रखती है और उसी को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो देखिए स्लाइड पर आपके सामने क्लास 12th के लिए 15 जो है जनवरी के स्टार्ट समय लिखा हुआ है और आज आपकी क्लास प्रारंभ हो रही है। आगे देखते हैं हम क्लास 12th के लिए पाठ्यक्रम में जो किस प्रकार आपका जो है बोर्ड परीक्षा के कौन कौन से किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश रहेगा। तो सबसे पहले लेते हैं हम जो वस्तुनिष्ठ में जो आपके रहेंगे वो 12 अंक के रहेंगे वस्तुनिष्ठ। उसके बाद में आपके रिक्त स्थान आएंगे खंड अ में। उसके बाद में अति लघुत्रात्मक वो 12 अंक है। आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश पूछा जाएगा। उसके बाद में किताब से लघुत्रात्मक रहेंगे और दीर्घ वो भी पुस्तक से रहेंगे। निबंधात्मक में आपके दो, एक सप्रसंग व्याख्या पद्यांश से और दूसरी गद्यांश से पूछी जाएगी। इसके साथ ही पत्र लेखन जिसमें आपके अर्थशास्त्र के पत्र, निविदा, विज्ञप्ति, इसके अलावा अधिसूचना, ज्ञापन उससे रहेगा जो अथवा में आएगा। और साथ ही अंतिम रहेगा वो निमन लेखन। ये रहेगा आपका 80 अंक का जो है संपूर्ण प्रश्न पत्र हिंदी अनिवार्य का। आगे की तरफ चलते हैं हम। आज आपके सामने काव्यखंड लेकर आया हूं। साथ ही इसी के साथ काव्यखंड के जो भी आपके बोर्ड परीक्षा में आने लायक जो क्वेश्चन है उन्हीं वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी क्वेश्चनों से हम शुरुआत करेंगे। आगे हम देखते हैं अगली स्लाइड पे। तो आपके सामने स्लाइड पे प्रथम है वो कह रहा है आत्म परिचय कविता के रचनाकार है। आत्म परिचय कविता के रचनाकार कौन है? अ में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ब में है रामधारी सिंह दिनकर, स में है हरिवंश राय बच्चन और द में है जयशंकर प्रसाद। तो इसका उत्तर क्या रहेगा आप कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक करें, शेयर करें। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? तो आपके सामने है आत्म परिचय वो है हरिवंश राय बच्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं अपन। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? तो देखिए अ में है प्रेम रूपी बीज, ब में है विचार रूपी बीज, स में है दान रूपी बीज और द में है शब्द रूपी बीज। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर रहेगा शब्द रूपी बीज। अगला देखते हैं लाल केसर से धुली हुई काली सील क्या है? यानी काली सील किसको कहा गया है? उषा कविता में आपने पढ़ा होगा अ में तारे, ब में चंद्रमा, स में आकाश, द में सूर्य। तो लाल केसर से धुली हुई क्या? तो आपका उत्तर रहेगा इसमें से आकाश। अगले क्वेश्चन नंबर 4, उसके लिए अगली स्लाइड पे चलते हम। तो अगली स्लाइड पे आपके क्वेश्चन नंबर 4 है पतंग कविता के कवि हैं। अब देखिए इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं वो आपको एक जैसे लगेंगे क्योंकि आलोक 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 सभी में आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप ध्यान पूर्वक देखें। आप जल्दबाजी में उत्तर दे देते हैं, इसके लिए मैं कहना चाहता हूं आप वास्तविक रूप से संपूर्ण रूप से इसको देखें, उसी के बाद अपना उत्तर दें। तो देखिए आलोक श्रीवास्तव, आलोक धनवा, आलोक मिश्रा, आलोक रस्तोगी। इसका उत्तर रहेगा आपके आलोक धनवा। बहुत सारे बच्चे जो है अपना उत्तर दे रहे हैं, कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा। तो अगला देखते हैं हम दिन जल्दी जल्दी डलता है गीत किस कवि का है?
दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत किस कवि का है? तो आपके सामने ही अ में लिखा हुआ है बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, दिनकर, निराला या प्रसाद, किसका है? तो उत्तर रहेगा इसमें हरिवंश राय बच्चन। बहुत ही अच्छे। आगे देखते हैं, कवि निराला बादल का आह्वान किस रूप में करता है? ध्यान पूर्वक सुनिए, कवि निराला बादल का आह्वान किस रूप में करता है? अ वर्षा, ब में क्रांति, स में शांति और द में मजबूरी। इसका उत्तर आप जल्दी से दें। बहुत अच्छे बच्चे काफी इसका उत्तर दे रहे हैं। ब, बहुत अच्छा। ब इसका उत्तर आपके सर एकदम सही है। तो अगली स्लाइड पे चलते हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, कविता के बहाने कविता के रचनाकार है। कविता के बहाने के रचनाकार कौन है? जल्दी से आप उत्तर दें। अ में कुंवर नारायण, ब में कुंवर प्रकाश, स में कुंवर प्रसाद, द में कुंवर सिंह। इसका उत्तर रहेगा आपके सामने कुंवर नारायण। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ ही किस महीने के भी चले जाने की बात कही है? ऐसा कौन सा महीना जो चला गया? तो पतंग कविता से संबंधित थे इसमें भादो, ब में इसका उत्तर आपका भादो है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बादलों को क्रांति का क्या बताया गया है? अ में वाहन, ब में दूत, स में शोषक, द में पोषक। उत्तर जल्दी से दे। बहुत ही अच्छा, बहुत बच्चों ने उत्तर दिया इसका दूत। बहुत ही इसका उत्तर रहेगा ब। ज्यादा से ज्यादा गुरुकुल क्लासेज को लाइक करें, शेयर करें और संपूर्ण इसकी पीडीएफ आपको कमेंट में अगर पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप जरूर लिखें, जिससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि हैं। ध्यान पूर्वक पढ़ें। मैंने आपसे कहा था क्योंकि इसमें रघुवीर सभी जगह लिखा है, लेकिन ध्यान पूर्वक ऐसे उत्तर दें। एक अंक का रहेगा, लेकिन एक अंक के साथ साथ आपको ध्यान पूर्वक भी उत्तर देना है। तो रघुवीर प्रकाश अ में, ब में रघुवीर प्रसाद, स में रघुवीर सिंह और द में रघुवीर साहे। तो इसका उत्तर रहेगा आपके रघुवीर साहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ? किसकी आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ? अ में गाय, ब में बंदर, स में खरगोश, द में बिल्ली। तो इसका उत्तर रहेगा आपके खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अगला देखते हैं, किसकी कृपा से भूख से भटकते लोगों को शांति मिल सकती है? तुलसीदास जी वाला पाठ है, उसमें कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है, उसी में से संबंधित लिखा गया है। तो इंसान, शैतान, राम, देव, इसका उत्तर रहेगा राम। अगली स्लाइड पे चलते हम क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो भी काव्यखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा में आने लायक है, उन्हीं प्रश्नों को लेकर मैं गुरुकुल क्लासेस में उपस्थित हुआ हूं। अगला देखें, उषा कविता किसकी रचना है? उषा कविता किसकी रचना है? अ में रघुवीर साहई, ब में शमशेर बहादुर सिंह, स में पंत सुमित्रानंदन पंत और द में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो उषा कविता किसकी रचना है? इसका उत्तर रहेगा ब, शमशेर बहादुर सिंह। अगला देखते हैं, सब घर एक कर देने का आशय है। सब घर एक कर देने का क्या आशय? अ में शोर मचाना, ब में सीमा में रहना, स में तोड़फोड़ करना, द में भेदभाव नहीं रखना। इसका उत्तर रहेगा भेदभाव नहीं रखना। बहुत ही अच्छे, बहुत ही बच्चे अधिक से अधिक
जो है इन वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी क्वेश्चनों के आंसर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा। तुलसीदास किस चीज का खंडन करते हैं? जल्दी से उत्तर दें। तुलसीदास किस चीज का खंडन करते हैं? अ में अमीरी, ब में गरीबी, स में जाति, द में कर्म। तुलसीदास किसका खंडन करना चाहते हैं? तो उत्तर रहेगा इसका जाति। अगली स्लाइड पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 वो देखते हैं। आपके सामने स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए, बादल राखे कवि हैं। बादल राखे कवि कौन है? अ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ब में कमलकांत त्रिपाठी निराला, स में सूर्यकांत तिवारी निराला। देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए, इसीलिए कह रहा हूं मैं। और द में कमलकांत तिवारी निराला। तो बादल राग के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला देखते हैं। बात सीधी थी पर कविता के कवि। बात सीधी थी, उसके कवि कौन? तो इसका उत्तर क्या रहेगा? कुंवर सिंह, कुंवर प्रसाद, कुंवर नारायण, द में कुंवर प्रकाश। तो इसका उत्तर रहेगा कुंवर नारायण। अगला देखें। मां अपने प्यारे बेटे को कहां लिए खड़ी? मां अपने प्यारे बेटे को कहां लेकर खड़ी? अ में घर के मंदिर में, ब में घर की छत पर, स में घर के आंगन में, और द में घर के दरवाजे पर। उत्तर क्या रहेगा इसका? जल्दी से आप कमेंट। तो इसका उत्तर रहेगा आपके सामने घर के आंगन में। अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसी प्रकार के बहुविकल्पी जो है क्वेश्चनों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और बोर्ड परीक्षा में लगभग 80% से ज्यादा आने की संभावना है। और एक ही वीडियो के द्वारा आपके काव्य खंड जो आरोप पुस्तक से पूरी पुस्तक 32 अंक की और 16 अंक जो महत्वपूर्ण है एक बोर्ड परीक्षा के लिए, उन्हीं में से वस्तुनिष्ठ आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। कवितावली किसकी रचना है? कवितावली किसकी रचना है? अ में वाल्मीकि, ब में तुलसीदास, स में कबीरदास, द में सूरदास। तो कवितावली है वो तुलसीदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अपाइज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? अ में अर्थहीन, ब में भावपूर्ण, स में तर्क संगत, द में अर्थपूर्ण। तो देखिए, इसको ध्यानपूर्वक देखना है क्योंकि एक में अर्थहीन आया है, एक में अर्थपूर्ण। किस प्रकार के वो पूछता है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके सामने अर्थहीन। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। बच्चों की हंसी से क्या गूंज उठता है? अ में आंगन, ब में घर, स में संपूर्ण वातावरण, द में संपूर्ण व्यक्तित्व। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? जल्दी से आप कमेंट करें, जल्दी से आप इसका उत्तर दें। तो इसका उत्तर रहेगा संपूर्ण वातावरण। जी, बहुत ही अच्छे। आगे हम स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 22। ध्यान पूर्वक इसे पढ़ें और जल्दी से उत्तर। रुबैया किसकी रचना है? रुबैया किसकी रचना है इसके बारे में बताना चाहता हूं। पहले तो रुबैया एक उर्दू फारसी का छंद है और ये किसकी रचना है? तो अ में फिराक गोरखपुरी, द में फिराक सुल्तानपुरी, मजहूर सुल्तानपुरी, अहमदपुरी। किसकी रचना है? बहुत ही अच्छे। इसका उत्तर रहेगा फिराक गोरखपुरी। उर्दू के प्रमुख जो एक कथाकार रचनाकार कह सकते हैं इनको। अगला क्वेश्चन है आपकी स्लाइड पे। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम अपाइज को क्या करते हैं? अपाइज व्यक्ति को क्या करा देते हैं? मीडिया कर। अ में गवा देते हैं, ब में नचा देते हैं, स में हंसा देते हैं, द में रुला देते हैं। तो उत्तर क्या रहेगा? रुला देते हैं।
अगला देखें, अपने कार्यक्रम को केवल उनको रोचक बनाना है। कवि उमाशंकर जोशी किस खेत की बात करता है? कवि उमाशंकर जोशी किस खेत की बात करता है? अ में मन रूपी खेत, ब में कागज रूपी खेत, स में प्यार रूपी खेत और द में हरियाली रूपी खेत। कौन से खेत की बात कही गई है? बहुत ही अच्छे, कागज रूपी खेत की बात की। कवि इसमें स्वयं एक प्रकार से अपने को किसान मानता है और अपने कागज के पन्ने को खेत मानता है। आगे देखते हैं अगली स्लाइड पे अपन क्वेश्चन नंबर 25। छोटा मेरा खेत किसकी रचना है? देखिए, छोटा मेरा खेत किसकी रचना है? रमाशंकर जोशी, ब में भीमसेन जोशी, स में उमाशंकर जोशी और द में विश्व जोशी। छोटा मेरा खेत, बहुत ही अच्छे बच्चे कुछ उत्तर दे रहे हैं, लेकिन ध्यान पूर्वक पढ़ें फिर उत्तर दें। देखिए, रमाशंकर जोशी लिखा है, नीचे उमाशंकर जोशी लिखा है, तो इसको देखें जरूर। इसका उत्तर अ नहीं रहेगा, इसका उत्तर स रहेगा, उमाशंकर जोशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रातःकालीन नीला आकाश किसके समान जैसा बताया गया है? प्रातःकालीन नीला आकाश, अ शंख, ब में झील, स में सिंदूर, द में केसर। प्रातःकालीन नीला आकाश किसके समान बताया गया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके शंख, शंख के समान। यहां पर इसकी तुलना की गई है और तो उपमा अलंकार आता है। अगला देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। मंजिल भी तो दूर नहीं, ये विचार किसके मन में आया? बहुत ही अच्छा गीत है हरिवंश राय बच्चन का कि दिन जल्दी जल्दी ढलता। उसकी कुछ पंक्तियां अर्ज करना चाहता हूं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पत में रात कहीं, हो जाए ना पत में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर, ये सोच थका पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो देखिए इसका उत्तर क्या रहेगा? अ में विधायक, ब में सैनिक, स में पंथी और द में पर्वतारोही। बहुत ही अच्छे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि इसका उत्तर स रहेगा, पंथी। बहुत ही अच्छे। तो पंथी पथिक एक ही रूप में है, कुछ पथिक लिख रहे हैं तो उसी को पंथी कहा जाता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि जन्म से ही वह अपने साथ लाते हैं। अ में कपास, ब में पेड़, स में नींद, द में रोना। जन्म से ही बच्चा अपने साथ क्या लाता है? कपास। कहने का मतलब यहाँ पंक्ति क्या प्रकट करना चाहती है? यहाँ पंक्ति प्रकट करना चाहती है कि जन्म के समय बच्चे का शरीर बड़ा मुलायम होता है कपास के समान, इसलिए उसको तुलना की गई है कपास। 29 नंबर वस्तुनिष्ठ जो बहुविकल्पी है, कविता एक उड़ान है किसके बहाने? कविता एक उड़ान है किसके बहाने? कुंवर नारायण की प्रमुख रचना है ये। अ में हवा, ब में चिड़िया, स में हवाई जहाज, द में पतंग। तो कविता एक उड़ान है। बहुत ही अच्छे, बहुत सारे बच्चे उत्तर इसका ब दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा, इसका उत्तर ब रहेगा, चिड़िया। अगला देखते हैं, छोटा मेरा खेत चौकोना लेखक ने किसे कहा है? छोटा मेरा खेत, अभी आपसे पहले ही मैं बता चुका हूं, छोटा मेरा खेत किसको कहा है? वो में खेत को, ब में किताब को, स में कागज के पन्ने को, द में चिड़िया। छोटा मेरा खेत किसने कहा है?
उमाशंकर जोशी। किसको कहा है? कागज के पन्ने को। बहुत अच्छे, कागज के पन्ने को। मैंने कहा था कवि स्वयं को किसान मानता है और कागज के पन्ने को एक छोटा सा खेत। इसी प्रकार आपके वस्तुनिष्ठ जो है प्रश्न रहेंगे और वस्तुनिष्ठ जो आपके इस पुस्तक आरओ से 6 आएंगे, जिसमें से 3 आपके काव्य खंड के, 3 गद्य खंड। आज हम काव्य खंड के संपूर्ण रूप से उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आपके सामने जो 30 वस्तुनिष्ठ है बोर्ड परीक्षा में आने लायक, ये बहुत ही इसमें संभावना है। तो आप इन्हीं 30 जो वस्तुनिष्ठ हैं इनको अच्छी तरीके से अध्ययन कर लें। आगे चलेंगे हम लघुत्तरात्मक में और आगे देखते हैं अगली स्लाइड पे लघुत्तरात्मक। तो लघुत्तरात्मक जो है उसमें आपके 2 अंक के पूछे जाएंगे। सबसे पहले सब सीमा का यहाँ ध्यान रखना है। खंड ब में आपके 5 लघुत्तरात्मक आएंगे, जिसमें से एक जनसंचार का, दूसरा आपके आरोप पुस्तक से, गद्य खंड पद्य खंड से और 2 आपके पिता। तो 2-2 अंक के रहेंगे और 50 इसकी शब्द सीमा है। 50 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देखने हैं कि शीतल वाणी में आग के होने का क्या। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सामने लघुत्तरात्मक केवल 15 क्वेश्चन है, केवल 15 पर, और जिसमें से 2 आ जाएंगे। ये मेरा वादा है। गुरुन क्लासेस हमेशा मेहनत से अपने वादे पर कामयाब है, हमेशा अपना वादा करते हैं। उसी के लिए एक पंक्तियां अर्ज करना चाहता हूं कि समय के साथ चलकर सफल हुआ गुरुन, ऑनलाइन में मिल गई उसे एक नई पहचान। ऑनलाइन क्लासेस में नई पहचान दिलाने वाला गुरुन है, जो बोर्ड परीक्षा में जो हमेशा मेहनत करके हमेशा अच्छे जो क्वेश्चन लेकर आता है, प्रश्नों के समावेश लेकर आता है, जो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके बच्चे। पिछली बार भी इसी प्रकार के वीडियो आपके सामने लेकर आया था गुरुन क्लास। आगे चलते हम लघुत्तरात्मक में। तो शीतल वाणी में आग के होने का क्या। तो देखिए सबसे पहले इसका उत्तर किस प्रकार होगा। शीतल वाणी में आग पंक्ति में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग। सबसे पहले तो क्या होगा इसमें, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें कवि बताना चाहता है कि उसकी वाणी बड़ी कोमल है, लेकिन उसमें तीव्रता, उष्मा का भाव छिपा हुआ है। वह अपनी वाणी के द्वारा एक प्रकार से सोए व्यक्तियों को जगाना चाहता है। इसी कारण शीतल वाणी में आग के होने का अभिप्राय। अगला देखते हैं आत्म परिचय कविता से क्या प्रेरणा मिली। 2 महत्वपूर्ण इसके लघुत्तरात्मक है। अध्याय 1 से हरिवंश राय बच्चन के 2 महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए आत्म परिचय कविता है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। इसमें कवि सांसारिक दुखों का वर्णन करना चाहता है कि उसके जीवन में जितने भी दुख हैं उन दुखों को वह व्यक्त करना चाहता है। अगला देखते हैं पतंग कविता से है आपके सामने। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। पतंग कविता आलोक दनवा द्वारा रचित। इसमें प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। पतंग कविता में वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु का वर्णन है। बच्चा बड़ी उमंग से पतंग को उड़ाता रहता है और आप देख रहे हैं मकर संक्रांति है तो बच्चे सभी पतंग उड़ाने में बहुत ही आनंद ले रहे हैं। तो कहना चाहते हैं पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चे जब पतंग रोमांचित होकर पतंग को ऊंचाई प्रदान करता है
तो इतना प्रसन्नचित हो जाता है कि जैसे आकाश में पतंग उड़ती रहती है और वो उस धागे के सहारे जैसे वे भी उड़ रहा है। इस कारण पतंगों के साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं। अगला देखते हैं आपके अध्याय नंबर 3 से ये 2 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय। सबसे पहले अच्छी प्रकार से हमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनको अच्छी तरीके से सोचना चाहिए। तो भाषा को सहूलियत, पहले तो सहूलियत का अर्थ क्या है? सहूलियत कहते हैं सावधानी। भाषा को सावधानी से क्यों प्रयोग करना? तो भाषा को प्रकट करने के लिए सरल रूप से जो प्रयोग किया जाते हैं शब्दों का, और इसके लिए कहा गया है कि अगर मुहावरे का आदि प्रयोग करने के कारण भाषा और जटिल बन जाती है, इस कारण भाषा को सरल रूप से प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी पाठ का है। कविता के बहाने शीर्षक कविता का कथ्य स्पष्ट कीजिए। इससे घबराए नहीं, कथ्य का अर्थ होता है मूल भाव। मूल भाव आपको बताना है, यानी उसका मूल भाव क्या है। कविता के बहाने शीर्षक का मूल भाव, तो देखिए कविता के बहाने शीर्षक का मूल भाव क्या है। कविता के बहाने कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित, इसमें कविता की तुलना चिड़िया, फूल और बच्चों से की गई है। एक चिड़िया होती है जो उड़ान भरती है अपने पंखों के साथ, वैसे ही कवि अपने शब्दों के द्वारा अपने भावों और विचारों को व्यक्त करना चाहता है। अगला देखते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं और महत्वपूर्ण आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुकुटों में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार प्रकट की। अध्याय नंबर 4, उससे 2 महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन हैं, बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है। और कौन कौन से क्वेश्चन किस पार्ट से आ सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपके रहेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता रघुवीर साहिब द्वारा रचित, इसमें मीडिया कर्मियों की मानसिकता को प्रकट किया गया है। मीडिया कर्मी स्वयं को बड़े शक्तिशाली मानते हैं और एक अपाहिज व्यक्ति है उसको बड़ा दुर्लभ या कमजोर मानते हैं। उस अपाहिज व्यक्ति की वो मजाक उड़ाना चाहते हैं, उसके दुखों को प्रकट करना चाहते हैं और अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहते हैं। यही भाव इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। अगला देखते हैं, इसी अध्याय नंबर 4 से ही यह भी एक महत्वपूर्ण है कि हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्लभ को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य। तो समर्थ शक्तिवान कौन है? मीडिया कर्मी। दुर्लभ कौन है? अपाहिज। अपाहिज व्यक्ति के दुखों को प्रकट करना चाहते हैं और एक प्रकार से उसके भावों को सुनकर दर्शक रोने लग जाए और साथ ही अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए हमेशा उस अपाहिज व्यक्ति की मजाक उड़ाना। तो एक मीडिया कर्मियों की मानसिकता को प्रकट किया है, कैसी उनकी मानसिकता हो। अगला देखते हैं, उषा कविता से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके सामने एक ही क्वेश्चन इसका बहुत महत्वपूर्ण है। वो है, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी किसी ने। उषा कविता की उपयुक्त पंक्ति बाल मनोविज्ञान पर प्रकाश डालती। उषा कविता जिसमें ग्रामीण संस्कृति का वर्णन है, परिवेश का वर्णन है, एक प्रयोगवादी कविता है और कवि शमशेर बहादुर सिंह ने बिंबों के माध्यम से, किसके माध्यम से? बिंब। बिंब कहते हैं संकेत। बिंबों के माध्यम से
उषा के सौंदर्य को प्रकट करना। अब उषा क्या होती है? उषा होती है सूर्य जब उदय होता है उससे पहले का समय, और सुबह के समय को उषा कहते हैं। प्रातःकालीन जो समय होता है बहुत ही एक प्रकार से सुंदरता को प्रकट करता है, उसी के भाव को यहाँ प्रकट किया गया। अगला क्वेश्चन है आपके गोस्वामी तुलसीदास जी का पाठ है अध्याय नंबर 7। उसमें अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख सुख की छाया किसे कहा गया? अस्थिर सुख पर दुख की छाया किसे कहा गया उसको बताना। और ये महत्वपूर्ण है, अशनि पास से स्थापित उन्नत सत्सतवीर पंक्ति में किसकी तरफ संकेत किया गया? बादल राग कविता है। बादल राग कविता से ये दोनों ही महत्वपूर्ण जो कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, उसके बारे में बताया गया है। दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो सत्सतवीर है पूंजीपति वर्ग को कहा गया है, और पूंजीपति वर्ग इसमें क्रांति का संदेश प्रकट किया गया है। छोटे पौधे किसान मजदूरों को कहा गया है। पूंजीपति वर्ग कैसे किसानों का शोषण करते रहते हैं, उसी के भावों को यहाँ प्रकट किया गया। अगली स्लाइड पे चलते हैं। लघुत्रात्मक 11 नंबर है आपके सामने, जो महत्वपूर्ण है तुलसीदास जी के पाठ से। दोनों ही आपके तुलसीदास जी के पाठ से हैं, और जिसमें बताया गया है कि राम लक्ष्मण मूर्छा, अर्थात लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और राम विलाप करने लगते हैं। उसी से संबंधित ये बताया गया है कि राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा। बहुत ही महत्वपूर्ण। देखो, क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। भगवान श्री राम भगवान होते हुए भी एक मनुष्य मर्यादा के रूप में रहते हुए अपने भावों को प्रकट करते। लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो स्वयं विलाप करने लगते हैं, और हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए जाते हैं। उसी से संबंधित शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का बहुत ही महत्वपूर्ण, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अर्थात कहने का मतलब है, हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं तो वहां श्री राम जो विलाप कर रहे थे, और जो जितने भी वहां बंदर आदि भालू आदि थे वो भी विलाप कर रहे थे। परंतु हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर आते हैं तो करुण रस, जो वहां दुख था लेकिन वहां वीरता का भाव जग जाता है, अर्थात करुण रस में वीर रस का समावेश हो जाता है। अगला देखते हैं अध्याय नंबर 8, फिराक गोरखपुरी का है, वो पाठ है आपके रुबैया। उसे बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षा में आने लायक है। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है? रक्षाबंधन के त्योहार का वर्णन है। एक बहन अपने भाई की कलाई पर बड़ी उत्सुकता से राखी बांधना चाहती, और रक्षाबंधन के दिन वो बड़ी ही उतावली होती है भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए, और राखी जो है बिजलियों की तरह चमक रही है। कहने का मतलब, जिस प्रकार बिजलियां चमकती रहती है उसी प्रकार राखी की जो डोरियां हैं, लच्छे हैं, वो भी चमक रहे हैं। उस भाव को प्रकट किया गया। अगला देखें, अंतिम पाठ जो आपके हैं, छोटा मेरा खेत, उमाशंकर जोशी का। उसके 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ है? उमाशंकर जोशी अपने कागज के पन्ने की तुलना छोटे से खेत से की, कि जिस प्रकार एक छोटा सा खेत होता है उसमें किसान बड़ी मेहनत से अपनी फसल को उगाता है, उसी प्रकार कवि कविता की रचना करता है और शब्दों के समावेश के द्वारा
अपने उस छोटे से कागज के पन्ने में अपने भावों को अभिव्यक्त करता है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया। अगला क्वेश्चन है जो आपके सामने है उसी पाठ का, रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना क्रम की किन विशेषताओं की तरफ संकेत किया गया? रस का अक्षय पात्र, निरंतर चलने वाला। तो कवि यहाँ कहना चाहता है कि उमा शंकर जोशी कवि का नाम है और वो बताना चाहते हैं कि एक कवि होता है जो अपनी कविता के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति करता है, भावों की रचना करता है और उसी भावों के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करते हुए लोगों तक अपनी विचारों को जो है पहुंचाना चाहता है। तो रस का अक्षय पात्र उसको भावों को कहा गया है। तो ये थे आपके सामने 1 से 15 तक लघुत्रात्मक, जो बोर्ड परीक्षा में आने के लिए बहुत ही संभावना है। और आगे चलते हम जो दीर्घ आपके लिए किस प्रकार के रहेंगे, जो काव्य खंड से, और अंक होगा 3 अंक के खंड स में आएंगे और उसमें आपको अथवा आएगा। तो देखिए आगे चलते हम अगली स्लाइड पे। वहां आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसमें लघु मानव, लघु मानव का अर्थ होता है आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहा है। कौन से आम आदमी के बारे में कहा गया है? किसान, मजदूर, दलित वर्ग, उनके। बादल का आह्वान, आह्वान यानी पुकार, क्रांति के माध्यम से करना चाहता है। उक्त कथन को बादल राग कविता के आधार पर उदाहरण देते हुए स्पष्ट। देखिए ट्यूशन पढ़ते ही आपको आनंद आ जाएगा कि किस प्रकार का लेकर आए। एक तो साधारण होता है लेकिन ये कुछ अलग से भिन्न है, आने लायक है, इसी कारण में ये आपके सामने लिखा। अगला देखें, भाई के शोक में जो विचलित राम का विलाप ईश्वरीय राम की का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है। उक्त कथन की व्याख्या लक्ष्मण प्रसंग के आधार पर उदाहरण सहित, यह भी महत्व। गोस्वामी तुलसीदास है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप उसी पाठ से संबंधित है कि राम बहुत ही विलाप करने लग जाते हैं जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। उसी के भावों को प्रकट किया गया है कि एक भाई के लिए कितना वो दुख एक प्रकार से प्रकट कर रहे हैं। भगवान श्री राम है लेकिन एक मर्यादा में रहकर एक पुरुष के रूप में अपने भावों को लोगों के सामने बताना चाहते। उषा कविता का प्रतिपाद्य, देखिए ये जो प्रतिपाद्य से है एक आपका जरूर आएगा प्रतिपाद्य, और महत्वपूर्ण किस किस के प्रतिपाद्य हैं? प्रतिपाद्य होते हैं पाठ का सारांश, उसका मूल भाव। तो सबसे पहले है उषा कविता। उषा कविता के प्रतिपाद्य में आपको क्या प्रकट करना है? उषा कविता एक प्रयोगवादी कविता है। कवि शमशेर बहादुर सिंह प्रयोगधर्मी कवि है। उन्होंने प्रकृति के सुंदर सुबह के सौंदर्य का वर्णन किया है सूर्योदय से पहले ये सौंदर्य, और धीरे धीरे जब सूर्य उदय हो रहा था तो ये प्रकृति का जो जादू है ये टूटता चला जाता, उसी के बारे में बताया। तो ग्रामीण परिवेश का भी वर्णन है, और मुख्य बात ध्यान रखना इसमें बिंबों के माध्यम से कवि संकेत करना चाहता है। अगला देखते हैं पतंग कविता का प्रतीक। पतंग कविता आलोक तनवा द्वारा रचित। इस कविता में कवि वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु के प्रारंभ होने का वर्णन किया गया है कि बच्चा पतंग उड़ाते समय कितना उत्साहपूर्ण हो जाता है और उत्साहित होकर कितनी ऊंचाइयों में आकाश में पतंग को एक प्रकार से ऊंचाई प्रदान करता है। तो पतंग एक नाजुक तितलियों के समान प्रतीत होने लगती है, उसी के भाव को यहाँ प्रकट किया गया। तो आधुनिक काल है और खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया। प्रतिपाद्य से संबंधित आगे लेकर चलते हैं हम बादल राग कविता।
बादल राग कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित। ये अनामिका के छठे भाग से लिए गई है और इसमें पूंजीपतियों और किसानों के बारे में बताया। पूंजीपति जो क्रांति से भयभीत हो रहते हैं और किसान बड़े उत्साहपूर्वक हैं, बादलों को देखते ही उनमें उत्साह या उमंग बढ़ जाती है। अगला देखते हैं अगली स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर। शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा नवीन बीमों का एवं उपमानों का जीवन दस्तावेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे आपको कहा था, या तो उषा कविता का प्रतिपाद्य या ये पूछा जा सकता है। अगला, आत्म परिचय कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट। आत्म परिचय कविता कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित। इसमें सांसारिक जीवन के का वर्णन किया गया है। कवि कहना चाहता है कि सांसारिक जीवन में एक प्रकार से वह कष्टों से घिरा हुआ है और उस कष्टों में इतना गिर चुका है कि वह सब कुछ अपना संपूर्ण भूलना चाहता है, सब कुछ एक प्रकार से भूलकर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता है। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों में सूरदास के वात्सल्य प्रेम का वर्णन मिलता है। इस कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये भी बहुत ही महत्व। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों में देखिए, क्वेश्चन पढ़ें। रुबाइयां एक उर्दू फारसी का छंद है। इसमें माँ एवं बच्चे के वात्सल्य प्रेम का वर्णन किया गया है और बच्चा किस उमंग से वो अपने माँ के चेहरे को देखता रहता है, माँ भी अपने बच्चे के प्रति प्रेम प्रकट करती है। तो सूरदास के पद, उनमें भी वात्सल्य प्रेम का भाव प्रकट किया, उसी से संबंधित यहाँ बताना है। अगला है बगुलों के पंख पाठ का प्रतिपाद। बगुलों के पंख पाठ है उमा शंकर जोशी की कविता है, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। आकाश में सफेद बगुले हैं, पंक्तिबद्ध उड़ रहे हैं और आकाश एक प्रकार से सुंदर श्वेत काया के रूप में दिखाई दे रहा है। तो बगुलों के पंख, जिसमें आधुनिक काल और खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, कवि रघुवीर साय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पर मीडिया कर्मियों पर व्यंग्य किया, कि मीडिया कर्मी किस प्रकार के, एक अपाहिज व्यक्ति होता है, उसको उसके दुखों को प्रकट करने के लिए, उसके दुखों को जो है बताने के लिए वह हमेशा उस अपाहिज का मजाक उड़ाना चाहते हैं और उसके दुखों को सभी के सामने प्रकट करके उसे रुलाना चाहते हैं। तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता है वह रघुवीर साय द्वारा। तो ये 10 आपके दीर्घ, जिसमें से आपके 2 अथवा के रूप में रहेंगे और 3 अंक के रहेंगे और सब सीमा 80, सब सीमा इसकी रहेगी। तो सब सीमा का भी आपको हिंदी अनिवार्य में ध्यान देना है। और आगे चलते हम सप्रसंग व्याख्या, जो आपके खंड द में रहेगी और उसमें खंड द में सप्रसंग व्याख्या आपके लिए 6 अंक की। कितने अंक की? 6 अंक। कैसे उसका प्रारूप रहता है वो भी समझाया जाएगा। सप्रसंग व्याख्या आते समय आप 2 अथवा के रूप में रहें, उनमें से एक आपको करनी है। साथ ही बोर्ड परीक्षा में आपको पहले ये देखना है कि सप्रसंग व्याख्या करते समय कौन से पाठ से आपने उसका संदर्भ एवं प्रसंग भी गलत कर दिया तो उसके अंक अलग अलग रूपों में रहते हैं। तो 6 अंक किस प्रकार के रहते हैं उसके बारे में बताऊंगा, साथ ही किस प्रकार उसका प्रारूप रहेगा। तो चलते हैं आगे, हम अगली स्लाइड पे जो जीवन परिचय के रूप में आगे हम सप्रसंग व्याख्या देखेंगे। तो जीवन परिचय काव्य खंड में कौन कौन से महत्वपूर्ण है? सबसे पहले तो ये खंड स में पूछा जाएगा 4 अंक का, और आपके कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं। आलोक दर्पण,
रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, गोस्वामी तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी। जीवन परिचय लिखने का प्रारूप क्या रहता है? सबसे पहले आपको देखना है प्रारूप किस प्रकार रहेगा। जो कवि है उस कवि का पहले नाम लिखा आपने बड़े अक्षरों में, जैसे हम कवि आलोक दनवा, इसके बारे में बताता हूं मैं। इसके बाद में इसको रेखांकित कर दूं। रेखांकित करने के बाद आपको क्या करना है, उसके प्रारूप के रूप में आपको लिखना है। जैसे प्रथम यहां लिखना है आपको जन्म। अब जैसे रघुवीर ये आलोक दनवा का जन्म सन 1948 मुंगेर बिहार राज्य में हुआ, इस प्रकार बता। दूसरा रहेगा इसमें परिचय। परिचय में क्या करना है? परिचय में ये बताना है, रेखांकित भी करना है आपको। परिचय में ये बताना है जैसे 7वें 8वें दशक के कवि आलोक दनवा है, उन्होंने 1972 में लेखन की शुरुआत की थी। इनकी प्रसिद्ध जो कविता थी वो जनता का आदमी और लोग भूल गए हैं 1998 में प्रकाशित। ये बताना है आपको परिचय। उसके बाद लिखना है आपको साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय क्या होता है? इसमें केवल जो इससे संबंधित आपको जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को लिखना है, साहित्यिक परिचय। वो साहित्यिक परिचय कहलाता है। और अंतिम जो आता है वो या तो मृत्यु के रूप में या आप पुरस्कार के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी मृत्यु दी नहीं गई है, तो पुरस्कार के रूप में अपन लिख सकते हैं। तो आलोक दनवा को जो है पहल सम्मान, राहुल सम्मान और भोजपुरी बनारसी सम्मान उनको प्राप्त, ये पुरस्कार उनको प्राप्त। ये 4 अंक का है। और आपके काव्य खंड में ये 4 जो आपको बताए गए हैं 5, वो आने लायक है आपकी बोर्ड परीक्षा में। साथ ही ये कहना चाहता हूं, इसमें अथवा के रूप में भी आ सकता है गद्य खंड। तो आप केवल इसमें काव्य खंड के पढ़कर संपूर्ण 4 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका प्रारूप रहेगा। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पर हम देखते हैं आपके सामने है सप्रसंग व्याख्या। मैं पहले भी बता चुका हूं कि सप्रसंग व्याख्या आपके अथवा में रहेगी खंड द में और है 6 अंक की। अब 6 अंक कैसे प्राप्त होते हैं ये आपको बताते हैं। 6 अंक लाने के लिए इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो व्याख्या दे रखी कौन से पाठ, जब आपने संदर्भ एवं प्रसंग ही गलत कर दिया तो आपका पूरा गलत। तो संदर्भ एवं प्रसंग इसमें इस प्रकार के रहेंगे, 2 अंक पहले संदर्भ एवं प्रसंग के रहेंगे, उसके बाद में 3 अंक व्याख्या के और 1 अंक इसका विशेष का रहेगा। ये अलग अलग भागों में, और आपने शुरुआत संदर्भ एवं प्रसंग से गलत कर दी, इसका मतलब पूरी व्याख्या गलत हो गई। तो यहां से आपने 2 नंबर जो है आपने सही नहीं किए तो सारी व्याख्या गलत हुई। तो विशेष रूप से आपको सप्रसंग व्याख्या के लिए संदर्भ एवं प्रसंग। तो सबसे पहले आपको कौन सा पाठ है और जिससे ये व्याख्या आई हुई उसके कवि कौन है ये ध्यान। तो सबसे पहले आपके सामने, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, हे ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मस्त रहा करता हूँ, मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। हरिवंश राय बच्चन की आत्म परिचय से ये व्याख्या है। तो सबसे पहले संदर्भ एवं प्रसंग कैसा रेखांकित करना आप संदर्भ एवं प्रसंग में, उसके बाद में लिखते हैं हम प्रस्तुत काव्यांश या पद्यांश। तो पद्यांश तो अपन 10वीं क्लास तक लिखते हैं, यहाँ काव्यांश लिखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय से लिया गया है। इसमें कवि ने सांसारिक जीवन के बारे में वर्णन,
ये हो गई इसकी संदर्भ एवं पद। इसके बाद आता है व्याख्या। व्याख्या में जो कह रहा है कि कवि कहना चाहता है कि मैं अपने हृदय हमेशा नए नए उद्गार, उद्गार यानी अच्छी भावनाएं, उद्गार कहते हैं भावना, भावनाएं लेकर फिरता हूं और मैं लोगों को उपहार के रूप में अपने प्रेम को प्रकट करता। ये संसार मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि यहां प्रेम की कमी है और मैं तो अपने सपनों का संसार लेकर फिरता हूं। कवि कहना चाहता है कि मैं अपनी मन के विचारों को लेकर इस संसार में फिरता रहता हूं। फिरने का अर्थ होता है घूम। मैं जला हृदय दहा करता हूं। उसका जला हृदय किसको कहा गया है? दुखों। उसका हृदय ये जल रहा है अर्थात वो बहुत ही दुखों से गिरा हुआ है और सुख दुख चाहे कोई भी आए वो जीवन में मस्त रहा करता है। ये संसार के लोग जो है इसको पार करने के लिए जिस प्रकार एक नाविक होता है वो सागर को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार वह अपने उद्धार इस संसार से अपने जीवन को है मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। ये हो गई इसकी व्याख्या। विशेष होता है उसमें आपको कम से कम 3 पॉइंट। अब देखिए काव्य खंड में विशेष कैसे लिखें। तो काव्य खंड में आपको प्रयोग करना है एक तो भाषा का, दूसरा अलंकार का और एक जो पद्यांश दिया गया है उससे। यानी कवि यहाँ अपने जीवन के सांसारिक उपहारों का वर्णन करना चाहता है। इसमें खड़ी बोली, हिंदी भाषा एवं आधुनिक काल का प्रयोग। और तीसरा लिख सकते हैं कोई भी हम अलंकार लेके, जैसे सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग। ऐसे आपको विशेष लिखना। इसी प्रकार आपके बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से पाठों से कौन सी व्याख्या आने वाली है वो आपके सामने जो स्लाइड पे है। तो दूसरी व्याख्या है आपके सामने। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिया फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम चुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं, मैं मस्ती का संदेश लिए। बहुत ही अच्छी कविता है आत्म परिचय, वो हरिवंश राय बच्चन। तो दोनों आपके आत्म परिचय कविता और महत्वपूर्ण है यहाँ से सप्रसंग व्याख्या आ सकती है आपकी बोर्ड परीक्षा में। और हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय पिछली बार भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो व्याख्या आने की संभावना है। 6 अंक व्याख्या यहां से जरूर आएगी। तो आत्म परिचय की जितनी भी व्याख्या है वो पढ़ लें आप। और लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण है यहाँ आत्म परिचय। तो आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे 3 नंबर सप्रसंग व्याख्या जो आपके सामने है पतंग कविता। केवल तो 3 नंबर पे है पतंग कविता से व्याख्या। तो वैसे ही संदर्भ एवं प्रसंग लिखना है जैसे मैंने आपको पहले आत्म परिचय किया, उसी प्रकार इसका संदर्भ एवं प्रसंग लिखा जाए। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंधों के सहारे, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों। तो प्रस्तुत काव्यांश कवि आलोक तनवा द्वारा रचित दुनिया रोज बनती है से लिया गया है। इस कविता में कवि ने शरद ऋतु के बारे में वर्णन किया गया है और पतंग की विशेषताओं को प्रकट। अब व्याख्या क्या होगी? व्याख्या कहते हैं कि पतंगों के साथ कवि कहना चाहता है कि पतंगों के साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं। जैसे पतंग को वह आकाश में ऊंचाई प्रदान करते हैं, उसी के साथ ऐसा लगता है जैसे धागे के सहारे वे ऊंचाई प्रदान करते हैं और उनके मन इतने प्रसन्नचित हो जाते हैं कि कभी कभी वो पतंग उड़ाते समय आपने देखा होगा खतरनाक किनारों पर आते।
यानी वो मुंडेर के पास आ जाते हैं और वहां से गिर भी जाते हैं। गिरने के बाद अगर उनको कुछ चोट नहीं लगती तो निडर होकर, निडर कहते बिना डरे हुए वापस अपनी पतंग को लेकर उसी आकाश में ऊंचाइयां प्रदान करते हैं और ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी उनके कोमल पैरों को छूना चाहती है। विशेष वही आपको 3 पॉइंट लिखने हैं इसमें। अगला देखते हैं अपन, बात सीधी। कुंवर नारायण की कविता है, उसमें से लिया गया है और बात सीधी थी उसकी महत्वपूर्ण व्याख्या है कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी क्या हो गई, पेचीदा होती। क्या कहना चाहते हैं, व्याख्या समझाते हैं आपको। व्याख्या में ये बात बताई गई है कि कवि सीधे तरीके से अपनी बात को व्यक्त करता, परंतु उसने भाषा का प्रयोग करने के कारण बात और भी कठिन हुई। उसे वापस फिर से पाने की कोशिश कर रहा था कि वो सरल रूप से कहें, परंतु उसने शब्दों को परिवर्तन किया, वाक्यों को घुमाया कि कैसे करके या तो बात क्या हो जाए, सरल। परंतु इस प्रकार का प्रयोग करने के कारण बात क्या होती चली गई, पेचीदा। पेचीदा का अर्थ होता है कठिन, बात और भी कठिन। अगला देखते हैं हम अगली स्लाइड पे, वो सप्रसंग व्याख्या आपके सामने है उषा कविता। उषा कविता के जो है शमशेर बहादुर। देखिए आपके सामने व्याख्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या है, बोर्ड परीक्षा में लगभग आने की संभावना है। उन्हीं व्याख्याओं को संपूर्ण काव्य खंड के पाठ्यक्रम को आपके सामने उपस्थित हुए और बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा वादा है। तो देखिए, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, बोर का नभ राख से लिपा हुआ अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो। उसी प्रकार इसका उत्तर देना है कि संदर्भ एवं प्रसंग व्याख्या। अगला देखते हैं, तीर्थी है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दत्त हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित। बादल राग कविता से बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके सप्रसंग व्याख्या। अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन, आपके सामने है वो व्याख्या नंबर 7। व्याख्या नंबर 7 है, अटालिका नहीं है रे, आतंक भवन। ये भी बादल राग से ही है आपके महत्वपूर्ण व्याख्या। बादल राग पाठ है वो भी महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने आपसे कहा था, या तो हरिवंश राय बच्चन से या बादल राग से जरूर आ सकती कविता जो है सप्रसंग व्याख्या। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अटालिका नहीं है रे, आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन। प्रफुल्ल जल से सदा छलकता नीर है, रोग शोक में भी हंसता है, शैशव का सुकुमार शरीर है, रुग्ध कोश है, शुभ तोष है, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं, धनी गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख में ढाप रहे। बहुत ही महत्व, क्या कह रहे हैं कि अटालिका, अटालिका कहते हैं महलों, ये महल ना होकर आतंक के भवन, पूंजीपतियों के लोगों के महलों को आतंक के भवन का है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग है वह मजदूर किसान आदि का शोषण करते। और यहाँ पे बताया गया है कि बाढ़ आने पर जिस प्रकार सबसे पहले कीचड़ को ही बहा कर ले जाती है और कमल वहीं का वहीं एक प्रकार से रहता। रोग शोक और चाहे दुख है तो भी
जिस प्रकार किसान हंसता रहता है और किसान के बच्चों का शरीर होता है वो बड़ा ही एक प्रकार से मेहनती होता है, बहुत ही मेहनत करने वाला किसान होता है। चाहे जो है रुद्र कोष है उनके पास खजाना नहीं है, परंतु वह एक प्रकार से संतुष्ट है। जो भी है उनके पास है उन चीजों से वो संतुष्ट रहते हैं। परंतु जो पूंजीपति वर्ग हैं वो बादलों के आकाश में छाने के बाद एक प्रकार से बहुत ही भयभीत हो जाते हैं, उन्हें डर सताने लगता है। उसी के बारे में यहाँ प्रकट किया। अगला देखें, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बलि, बणिक को बणिज ना चाकर को चाकर, जीविका विहीन लोग सोच बस के एकन सो, कहा जाए कहा कर। वेदु पुराण कही लोकु विलोकित, सांकरे सप्पे राम सवरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हा। गोस्वामी तुलसीदास थे और उसकी कवितावली से दी गई व्याख्या। तो कैसे लिखेंगे हम? प्रस्तुत काव्यांश कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है। इसमें कवि ने संपूर्ण जो है जीवन के बारे में बताया है कि व्याख्या में लिखना है। कवि कहना चाहता है कि किसान को खेती नहीं, भिखारी को भीख प्राप्त नहीं होती है, और व्यापारी को व्यापार नहीं, और नौकर को नौकरी नहीं, तो जीविका के बिना वो लोग अत्यधिक रूप से सोच विचार करने लगते हैं और वह एक दूसरे को जाकर भी कुछ कह नहीं सकते। और वेदों और पुराणों में कहा गया है कि इस समय कोई भी संकट आता है उस समय श्री राम ही उस संकट को दूर करने वाले हैं। और ये गरीबी रूपी जो रावण के समान दिखाई दे रही है, इस गरीबी की तुलना रावण से की गई है। और ये संपूर्ण देखकर जो तुलसीदास जी हैं वो सोच विचार करने लगते हैं और वे एक प्रकार से बहुत ही दुखी हो जाते हैं। अगली स्लाइड पे देखते हैं व्याख्या नंबर 9। व्याख्या नंबर 9 वही तुलसीदास जी के पाठ से, लेकिन ये व्याख्या आपके कहां से ली गई है? लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। लक्ष्मण मूर्छा और राम के विलाप से हैं। तो देखिए क्या कहते, हर्षि राम बटेव हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरंत वेद तब किनी उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण। तो तुलसीदास जी के लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप व्याख्या समझाते हैं आपको क्या कहना तुलसीदास जी कि हर्षि राम बटेव हनुमान, राम है बहुत ही प्रसन्नचित हो जाते हैं जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, उसका एक प्रकार से उपहार मानते हैं और उसको गले से लगाते। तुरंत जल्दी से है वेद को बुलाया जाता है और लक्ष्मण जो मूर्छित हुए थे वो उनकी मूर्छा दूर हो जाती है। श्री राम अपने भाई को गले लगाते हैं और वहाँ जितने भी भालू और बंदर होते हैं वो बहुत ही प्रसन्नचित हो जाते हैं। वापस वेद को वहाँ लंका पहुँचा दिया जाता है और ये सारा जो है कहानी को सुनकर रावण बहुत ही दुखी हो जाता है। और जब दशानंद रावण सुनता है तो वह बार बार अपने सिर को टकराने लगता है और उसके बाद व्याकुल होकर अपने भाई रावण है कुंभकर्ण के पास जाता है और कुंभकर्ण को बहुत सारे प्रयत्न करके उसको उठाता और संपूर्ण जो है उस घटना को वर्णन करता है। अगला देखते हैं, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। यह आपके फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों से लिया गया है और इसमें क्या कहना चाहते हैं व्याख्या के रूप में बताना चाहता। तो आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी।
रे रे के हवा में लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। नहला के चल के निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके पिनाती कब। एक माँ और बच्चे के वात्सल्य प्रेम को प्रकट कि आंगन में अपने चांद के टुकड़े को, चांद का टुकड़ा कहा गया है प्रिय बेटे, लेकर खड़ी है माँ, हाथों से उसे जुला जुला रही है, गोद में लेकर उसे हवा में लोका दे, हवा में लोका देना यानी उछालना। और इतने में बच्चा खिलखिलाहट से हंसने लगता है, संपूर्ण वातावरण उसके खिलखिलाहट से भर जाता है और माँ अपने बच्चे को नहलाने के लिए, उसे स्नान कराने के लिए निर्मल जल, निर्मल जल का अर्थ होता है गुनगुना पानी, गुनगुने पानी से उसे स्नान कराती है और स्नान करने के बाद जो उसके गैसों में कंघी करके, गैसों कहा गया है बालों को, उसके बाल जो उलझ गए हैं उसमें कंघी करके उसे घुटनों में पकड़ के उसे कपड़े पहनाती है और वो बच्चा अपनी माँ के मुख की तरफ देखने। तो माँ और एक बच्चे के वात्सल्य प्रेम को अंतिम व्याख्या, आगे चलते हम अपन, वो आपके व्याख्या है कौन से पाठ से, सबसे लास्ट काव्य खंड का पाठ है और छोटा मेरा खेत, उससे आपकी व्याख्या आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि बगुलों के पंख वहां से पिछली बार बोर्ड परीक्षा में पूछी गई थी और अब की बार छोटा मेरा खेत है उससे व्याख्या पूछी गई। तो देखिए क्या कह रहे हैं, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, सन का बीज वहां बोया, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया, निशेष शब्द के अंकुर फूटे और पल पुष्पों से जो निर्मित हुआ। तो सबसे पहले संदर्भ एवं प्रसंग कहते हैं। प्रस्तुत काव्यांश कवि उमा शंकर जोशी द्वारा रचित छोटा मेरा खेत से लिया गया है। इसमें कवि ने अपने कागज के पन्ने की तुलना छोटे से खेत से। व्याख्या में लिखेंगे, कवि कहना चाहता है कि ये छोटा सा जो मेरा कागज का पन्ना है वो खेत के समान है, और जिस प्रकार खेत में जो किसान मेहनत करता रहता है उसी प्रकार एक कवि होता है, वो अपने कागज में पन्ने में अपनी कविताओं के भावों को लिखना चाहता है। इतने में कोई आंधी आने पर जिस प्रकार खेतों से बीज उड़ाकर वो दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके मन में कुछ कल्पनाएं आती है कवि के, और कुछ कल्पनाएं आने के बाद उन कल्पनाओं को व्यक्त करना चाहता है, परंतु वे कल्पनाएं समाप्त हो जाती, तो वो कुछ लिख नहीं पाता। लेकिन जैसे रसायन के द्वारा कोई जो है खेतों में डालने पर बीज गल जाता है, उसी प्रकार वापस जब शब्द उसमें फूटने लगते हैं, जैसे अंकुर छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं और फिर बाद में पुष्पों से निर्मित हो जाता है, उसी प्रकार कवि ये कहना चाहता है कि अपने शब्दों के द्वारा वो वापस अपनी कविता के भावों को प्रकट करना। तो ये काव्य खंड के आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके सामने मैंने कहा था। काव्य खंड और आरोह पुस्तक आपके 32 अंक की है, जिसमें से 16 अंक की आज तैयारी आपके सामने बोर्ड परीक्षा की। इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसी को आप। जय हिंद साथियों, आगे हम उपस्थित रहेंगे गद्य खंड को लेकर और वही 16 अंक वापस भाग 2 में। इसी प्रकार आपके संपूर्ण जो है पाठ्यक्रम है वो आप गुरुन क्लासेज में देखते रहें और लाइक और शेयर करते रहें, और कमेंट में जो भी आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं और आप प्राप्त कर सकते हैं।